बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव मेथड में चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से रेलिवेंट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कस्टमर पेड रुपीज 800 फॉर शैम्पू, हेयर कंडीशनर एंड हेयर स्प्रे। इन तीन प्रोडक्ट्स के लिए टोटल जो अमाउंट पे की गई वो 800 रुपीज। The conditioner cost twice as much as the shampoo and the hair spray cost rupees 100 less than the shampoo. Find the cost of hair spray. ऐसी सिचुएशन में आप लोग अपने पास एक छोटी सी इक्वेशन बना सकते हैं कि हमारे पास शैम्पू प्लस हेयर कंडीशनर प्लस हेयर स्प्रे, इन तीनों की जो भी कॉस्ट है वो सब मिलकर टोटल बिल हमारे पास बना 800। अब हमें प्राइसिस से रेलिवेंट सिर्फ एक छोटा सा लिंक बताया गया कि कंडीशनर की कॉस्ट शैम्पू की कॉस्ट का ट्वाइस है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग शैम्पू की कॉस्ट को एक्स कंसीडर करेंगे, तो कंडीशनर की कॉस्ट हमारे पास बन जाएगी 2x। देन एंड हेयर स्प्रे कॉस्ट रुपीज 100 लेस देन द शैम्पू। अब शैम्पू की कॉस्ट हमने यहाँ एक्स कंसिडर की, तो जो हमारे पास हेयर स्प्रे की कॉस्ट बनेगी वो शैम्पू की कॉस्ट से 100 रुपीज लेस करें, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में आप लोगों ने पुट किया, यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी 225 और एक्स हमारे पास मौजूद है शैम्पू की कॉस्ट। ये हमारे पास शैम्पू की कॉस्ट है। अगर हमसे हेयर कंडीशनर की कॉस्ट पूछी जाती तो वो 2x थी, मींस इस x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू आ जाती 450। और हेयर स्प्रे हमारे पास शैम्पू की कॉस्ट से 100 रुपीज लेस था, तो हमारे पास शैम्पू की कॉस्ट 225, तो हेयर स्प्रे की कॉस्ट 125 होगी। जबकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हेयर स्प्रे के बारे में था, तो हम लोग टिक करेंगे आंसर 125। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइनिंग ज्वाइनिंग these points and the line joining these points are parallel to each other for the following value of k। अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं उनके स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स का स्लोप फाइंड करेंगे और दोनों को एक दूसरे के इक्वल करके के की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। और इसका सोल्यूशन हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से। फर्स्ट पॉइंट इज -1 and 1। फर्स्ट लाइन का जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो है 2 and -2। सेकंड लाइन का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है 1 2 एंड द सेकंड पॉइंट इज 2 and k। अब यहां से हमें m1 की वैल्यू मिलेगी। m1 के लिए y2 -y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो x1 खुद नेगेटिव में है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां से हमारे पास आंसर आ रहा है -3/3 इज इक्वल टू -1। अब हम लोग m2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। द m2 इज k-2 डिवाइडेड बाय 2 - 1 एंड द आंसर इज k-2 डिवाइडेड बाय 1। वो लिखने की जरूरत नहीं। अब पैरेलल लाइंस की सिचुएशन में m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज -1 and m2 is k-2, then k इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग इन पॉइंट्स में k को 1 पुट कर दें तो दोनों लाइंस के स्लोप एक दूसरे के इक्वल होंगे और दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। देन द करेक्ट आंसर इज 1। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस
3x plus 5y is equal to 4 and 2x plus 3y is equal to 2 lies in which quadrant? तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, और वो आंसर हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने 1 की प्रेस की इधर, 3, 5 and the constant is 4, and the next equation is 2, 3 and the constant value is 2. Then the point of intersection x is equal to -2 and y is equal to 2. x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, और अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव हो तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है। Cost of 3 pen, 8 pencil is rupees 100, whereas cost of 5 pen and 6 pencils is rupees 130. Find the cost of 2 pen and 2 pencils. ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग इन इक्वेशन से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे इस डेटा की मदद से, और फिर हम लोग 2 पेन एंड 2 पेंसिल्स की कॉस्ट बता सकते हैं। पेन की कॉस्ट को हम लोग एक्स सपोज करेंगे, पेंसिल की कॉस्ट को हम लोग वाई सपोज करेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 100, and the next equation is 5x plus 6y is equal to 130. अब इसको भी कैलकुलेटर की मदद से हम लोगों ने इक्वेशंस में सॉल्व करना है। 3, 8, 100, 5, 6, 130. x is equal to 20, y is equal to 5. एक पेन हमें 20 रुपए का पड़ता है, जबकि एक पेंसिल 5 रुपए की। हमसे पूछा गया 2x प्लस 2y, 2 पेन और 2 पेंसिल्स की टोटल प्राइस क्या होगी? तो 2 into 20 plus 2 into 5, and the answer is 50. A certain number, when added to a square of the number, results in 8.75. What is the number? तो बेसिकली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। A certain number when added, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने certain number x सपोज किया, when added to the स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो अब आप लोगों ने इस नंबर का जो आप लोगों ने सपोज किया x, उसका स्क्वायर लें, तो रिजल्ट हमारे पास आता है 8.75। अब आपने ये नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको रीअरेंज करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलेटर आपकी हेल्प करेगा। मॉड की प्रेस करने के बाद 5 नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 की आपने प्रेस की। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 एंड द कांस्टेंट वैल्यू इज -8.75 एंड द आंसर इज 5/2 एंड -7/2। ऑप्शन में देखें 5/2 -7/2, सो both A and B are correct answers. A boy is 24 years younger than his father, and in 2 years' time, the sum of their ages will be 40. How old is the son now? अब अगर हमसे सन की एज के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शंस में सन की एज हमें बताई गई है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑल्टरनेटिव अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको प्रॉपर मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर प्रॉपर मेथड की बात करें तो हमें ये हिंट मिला कि बॉय इज 24 इयर्स यंगर देन हिज फादर। तो ऐसी अब सन की एज हम लोगों ने बतानी है, तो हम सन की एज को एक्स सपोज कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सन की एज को सपोज करने लगे एक्स, तो फादर की एज को ना आपने वाई नहीं सपोज करना। आपका आधा क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे सॉल्व हो जाता है कि आपने सन की एज में 24 ऐड कर देना है, तो ये उसके फादर की एज आपके पास बन जाएगी। तो ये फर्स्ट कंडीशन मीट कर गई कि 24 इयर्स यंगर देन हिज फादर। देन इन 2 इयर्स टाइम, तो अब आपने क्या करना है कि दोनों की एजेस में
2 ईयर्स इंक्रीज कर देने हैं। तो सन x प्लस 2 ईयर्स का हो जाएगा और फादर x प्लस 24 प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 26। और जब इन दोनों की एजेस को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल जो इनका सम बनता है वो 40 के इक्वल होगा। तो यहां से आपके पास एक प्रॉपर इक्वेशन बन गई। अब जब इस इक्वेशन को आप लोग कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करते हैं कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 26 इज इक्वल टू 40, तो आपके पास सन की एज आ जाएगी विच इज इक्वल टू 6 ईयर्स। और आप लोगों ने 6 को टिक कर दिया। अच्छा, अब अगर हम लोग ऑल्टरनेटिव अप्रोच पर जाएं तो आप लोगों ने ना कंडीशंस को मीट करना होता है। अब जैसे हमारे पास ये आंसर गिवन है 12, 6, 8, 10, तो आप लोग यहाँ पे देखें 12, 6, 8, 10, तो ये सन की एज है। अगर सन की एज होगी तो फादर की एज क्या होगी? पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास कि 24 ईयर्स यंगर देन हिज फादर। तो आपने सन की एज में ऐड किया 24, तो उसके फादर की एज बन गई। तो इसके मुताबिक एज बनती है 36 ईयर। यहां पर अगर आप लोग ऐड करें 24, तो इसकी एज बन गई हमारे पास 30 ईयर्स प्लस 24, यहां पर इसकी एज बन गई 32। यहां पर हम लोगों ने 24 ऐड किया देन 34। तो सन की एजेस के मुताबिक हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन तमाम पे अप्लाई की, तो फादर की ये एजेस हैं। अब क्या करना है कि सन और फादर दोनों की एजेस में 2 ऐड करें तो दोनों का सम 40 के इक्वल हो। तो 12 ईयर्स का आज सन है, तो आफ्टर 2 ईयर्स इसने 14 ईयर्स का हो जाना है और फादर की 36 से 38 हो जाएगी। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर 52, जबकि हमारे पास 40 आंसर आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर 6 ईयर से इसने हो जाना है 8 ईयर्स पे, 30 से इसने 32 का हो जाना है, दोनों को ऐड किया आंसर 40। ये हमारी कंडीशंस को मीट कर गया, तो 6 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इसे आप बाकियों पे भी अप्लाई करें तो आपके पास 40 आंसर नहीं आएगा, इसलिए हमने उनको एलिमिनेट कर दिया। ये था हमारे पास ऑल्टरनेटिव अप्रोच। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्व द इक्वेशन x एंड y इज इक्वल टू 923 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 84। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 923 होना चाहिए और जिनका सम 84 होना चाहिए। तो आप देखिए 71 प्लस 13 इज इक्वल टू 84 एंड 13 प्लस 71 इज इक्वल टू 84। तो चाहे मैं 5 प्लस 3 करूं, 3 प्लस 5 करूं, सम इक्वल, इसी तरह से उन दोनों का प्रोडक्ट भी इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास इनका प्रोडक्ट हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के इक्वल है। यस इट इज। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। कि हम लोग x को 71 और y को 13, या x को 13 और y को 71 ले सकते हैं। A company produces 800 units of a product. Number of units हमें बता दिया गया है। The selling price is 15 per unit. Find the total fixed cost if company is at break even point. Means that ये जो 800 units हैं ये break even point है। तो हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट बताना है, जबकि हमें कहा गया है द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 0.2। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कंट्रीब्यूशन के इक्वल होती है। तो अब आपको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो बताई गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है, आप लोग यहां से कंट्रीब्यूशन फाइंड करें कि आपके पास कंट्रीब्यूशन क्या आएगी। देखें ये आपके पास आंसर बनेगा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो आपके पास 0.2। कंट्रीब्यूशन फाइंड करें। सेलिंग प्राइस यहां पर आपको गिवन है 15 रुपीज। सेलिंग प्राइस गिवन, यहां से आपको मिलेगी आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देन द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 3 रुपीज। अब टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लें। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। द टोटल कंट्रीब्यूशन इज 2400। और टोटल ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल कंट्रीब्यूशन ही हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, तो हम लोग 2400 को टिक कर देंगे। ये आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पास करा सकते हैं, इजी मार्क्स हैं।
सिंपल आप लोगों ने कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करना है। मॉड इक्वेशंस में गए 5 नंबर और 3 वेरिएबल्स के लिए 2 की प्रेस करेंगे और यहां पर अपना डाटा पुट कर दें। 6 2 -5 13 3 3 -2 and 13. Then the last equation is 7 5 -3 26. And the answer is x is 2, y is 3, and the z is 1. And the correct option is C. Find the equation of a straight line which intersect the y-axis at 4. Means that y-intercept की वैल्यू आपको बताई गई and the x-axis at 8. और ये आपके पास x-intercept की वैल्यू बताई गई है। और इन इंटरसेप्ट्स की मदद से हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बनानी है। यहाँ पर अगर ऑप्शन में गौर करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास स्लोप और वाई इंटरसेप्ट, जबकि वाई इंटरसेप्ट हमारे पास +4 है। इट मींस दैट ऑप्शन बी और सी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हमने ये चेक करना है कि हमारे पास स्लोप -0.5 है या +0.5 है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है माइनस वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू द स्लोप इज -0.5 and the y-intercept is 4. So the answer is option A. ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा मेथड कि x एंड y इंटरसेप्ट से स्लोप की वैल्यू फाइंड करें। उसका फार्मूला होता है -y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट। तो स्लोप आ रहा है -0.5 और साथ में y एक्सिस के ऊपर हमें जो पॉइंट है y इंटरसेप्ट वो बताया गया है। तो हम लोग सिंपली -0.5x + 4 कर देंगे। The location in the plane of the point x and y for which y is equal to 0. अगर हमारे पास y is equal to 0 हो तो वो पॉइंट किसी भी क्वाड्रेट का पार्ट नहीं बनता। वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहता है और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होगी। और हर वो पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर हो उसे x इंटरसेप्ट कहा जाएगा। लेकिन जहां पर हम लोग टिक करेंगे द x एक्सिस, इफ y is equal to 0 then the point lies on x axis. A firm is selling his product at rupees 1500 per unit. Sale price per unit given है. Estimated fixed cost is 15,000 if the break even is 15 units. Calculate the variable cost. अब break even point की वैल्यू पता चल गई, selling price का पता चल गया, fixed cost का पता चल गया, variable cost बतानी है। तो इसके लिए इसका जो बेस्ट फार्मूला हमारे पास यूज होता है वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, आप लोगों ने हमेशा ये फार्मूला याद रखना है, break even point is equal to fixed cost divided by selling price minus variable cost. तो यहां से आपको वेरिएबल कॉस्ट का पता चल जाएगा एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज 500. A line joining these points and these points are, अब हमने बताना है कि ये लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, कंकरेंट हैं, इंटरसेक्टिंग हैं। देखिए भाई कंकरेंट तो नहीं हो सकती, कंकरेंट होने के लिए एटलीस्ट 3 लाइंस का होना जरूरी है। इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर हो सकती हैं। इसका डिसीजन स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों के स्लोप की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अगर हम लोग फर्स्ट 2 पॉइंट्स के स्लोप की वैल्यू को डिटरमिन करना चाहें तो 1 - 3 डिवाइडेड बाय 2 और ये माइनस माइनस +8 एंड द स्लोप इज -1/5. m1 इज इक्वल टू -1/5. अब अगर सेकेंड लाइन का स्लोप हमारे पास -1/5 आ गया तो पैरेलल, अगर ये इसका रेसिप्रोकल और इनवर्स हुआ मींस दैट 5 हुआ तो परपेंडिकुलर, और अगर ये दोनों सिचुएशन ना हुई तो फिर इंटरसेक्टिंग। तो सेकंड के लिए हम लोग स्लोप की वैल्यू फाइंड करें -1 -0 divided by 11 -6, and the answer is -1/5 and m1 is equal to m2. So the lines are parallel. There is a
रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेक इवन पॉइंट एंड सेलिंग प्राइस। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट और सेलिंग प्राइस के दरमियान हमेशा इनवर्स इनडायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है, जबकि ब्रेक इवन पॉइंट एंड कॉस्ट के दरमियान, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो या फिक्स्ड कॉस्ट हो, उसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। तो सेल प्राइस के इंक्रीज करने से ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इनकेस एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आता है और आपने को याद नहीं कि इसके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, तो आप लोग अपनी तरफ से एक्सपोज डाटा लें। ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मींस दैट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे अपनी तरफ से एक फिक्स कॉस्ट डिटरमिन कर लेंगे, अपनी तरफ से ही एक सेलिंग प्राइस डिटरमिन करेंगे, लेस वेरिएबल कॉस्ट वो भी अपनी तरफ से डिटरमिन कर लेंगे, और इसका ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करेंगे। तो अगर मैं सेल प्राइस को 20 रखूं तो ब्रेक इवन पॉइंट है 100। अब मैं क्या करूंगा कि मैं सिर्फ इसको इंक्रीज कर दूंगा कि सेल प्राइस के इंक्रीज करने से मेरे ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या फर्क पड़ा। तो सेल प्राइस के इंक्रीज करने से ब्रेक इवन पॉइंट 66, 100 से 66 डिक्रीज हो गया। इट मींस दैट इसके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आपसे वेरिएबल कॉस्ट का पूछा जाए, फिर आप वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करके उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। Find the length of the straight line connecting a point A and B having coordinates these and these। तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन से मुराद बेसिकली होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ, उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करें, x2 माइनस x1। तो यहां पर देखें -4 -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस माइनस, तो ये हमारे पास +5 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला एंड द आंसर इज 10। तो कोशिश करें कि रफ वर्क कम से कम करना पड़े, जो भी फार्मूला वगैरह है डायरेक्ट इस तरह से अपने कैलकुलेटर को बताएं और आप लोगों को करेक्ट आंसर मिल जाए। आप लोगों ने अपने टाइम को भी सेव करना है क्वेश्चंस को ठीक करने के साथ साथ। अ सम of two numbers is 18 and the sum of the squares of the number is 194, find the numbers। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऑल्टरनेटिव अप्रोच सबसे ज्यादा बेस्ट अप्रोच है कि दो ऐसे नंबर आएंगे जिनका सम 18 हो। अपने ऑप्शंस में देखें तो 3 + 15, 7 + 11, 10 + 8, 3 + 15, 13, 5 + 13। तो आपके पास तमाम ऑप्शंस में 18 सम बन रहा है। मतलब अभी तक किसी भी ऑप्शन को हम लोग एज सच एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। फिर उन्होंने कहा द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर इज 194। अब हम लोगों ने देखना है दो ऐसे नंबर्स जिनके स्क्वायर्स का सम हमारे पास 194 हो। तो जैसे ही हमने इसका आंसर किया 194 नहीं मिला, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। फिर 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर एंड द आंसर इज 170, ये भी नहीं हो सकता। 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, 164 बनता है। देन द लास्ट वन 5 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर एंड द आंसर इज 194। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इन contribution is ₹5 per unit, sale price is ₹8, fixed cost is 22,000, find the profit if 5200 units are sold। अच्छा, प्रॉफिट की बात है और कंट्रीब्यूशन हो तो बेसिकली प्रॉफिट की हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल। तो हम लोग प्रॉफिट की इक्वेशन बना सकते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग यहाँ पे देखें प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स, एक तो हमारे पास होता है ना टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट की दूसरी इक्वेशन होती है टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास आएगी, इधर उन्होंने बता दिया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर 5 है तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास हो जानी है 5x माइनस एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज 22,000। तो यहां पर आ जाएगा 22,000, 5200 यूनिट्स आर सोल्ड, तो प्रॉफिट हमने बताना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। 5 इंटू 5200 माइनस 22,000। तो यहां से हमें मिलेगी रिक्वायर्ड प्रॉफिट and the result is 4,000। So
5200 यूनिट सेल करने पर हमारे पास जो प्रॉफिट की वैल्यू होगी वो होगी 4000। पॉइंट एक्स एंड वाई इज ऑन द एक्स एक्सिस, देन वाई इज, अगर कोई भी ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसमें वाई की वैल्यू 0, और अगर वाई एक्सिस पे पूछा जाता तो एक्स की वैल्यू 0 होती है हमारे पास। In a charity show, tickets were sold at rupees 180 for first class, 120 for second class, and 60 for journal inclusion. The number of seats in journal inclusion was double of that in the first class, and the number of seats in the second class was triple of that in the first class. If all seats were occupied except 20 seats in the first class, and the show fetched rupees 62,400, find the number of persons who attend the show. तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें, ये हमारे पास फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, जर्नल इंक्लूजर, इसमें नंबर ऑफ टिकट्स की प्राइस की बात करें, टिकट की प्राइस की बात करें तो फर्स्ट क्लास की टिकट 180, सेकंड क्लास का टिकट 120 और जनरल इंक्लूजर का टिकट 60। अब इसमें अगर हम लोग सीट्स की बात करें कि नंबर ऑफ सीट्स क्या क्या मौजूद हैं, तो यहाँ पर बताया गया नंबर ऑफ सीट जर्नल इंक्लूजर वाज डबल ऑफ दैट इन द फर्स्ट क्लास। तो हम लोग फर्स्ट क्लास की नंबर ऑफ सीट्स को एक्स, तो जर्नल इंक्लूजर की सीट्स डबल 2x हो जाएंगी, जबकि सेकंड क्लास में ट्रिपल ऑफ दैट इन द फर्स्ट क्लास। तो हम लोग फर्स्ट क्लास की x हैं तो सेकंड क्लास में 3x हो जाएंगी। अब हमसे कहा गया कि सिर्फ फर्स्ट क्लास की 20 सीट्स ऑक्युपाई नहीं है, वो खाली पड़ी हुई है, और बाकी सारे टिकट सेल हो गए। तो अब इनसे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा फर्स्ट क्लास से, नंबर ऑफ टिकट्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ टिकट, इस तरह से इसको ऐड करें। सेकंड 120 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस जर्नल इंक्लूजर 60 मल्टीप्लाइड बाय 2x, तो जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 62,400। अब यहां से आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। 180 इंटू x माइनस 20 प्लस 120 इंटू 3x प्लस 60 इंटू 2x is equal to 62,400, and the value of x is 100. It means that 100 seats in first class, 300 seats in second class, and 200 seats in journal included. Total number of seats are 600. अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स 600 हैं, लेकिन हमसे टोटल नंबर ऑफ सीट्स नहीं पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंड द शो। तो इनमें से 20 सीट्स तो हमारे पास खाली थी, तो जो जिन पर्सन्स ने हमारे पास शो को अटेंड किया वो 600 में से 20 को लेस कर दें तो 580। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज find the equation of a straight line passing through the point this and this। अब ये दो पॉइंट्स हमें बता दिए गए और हमने इक्वेशन बना के देनी है। तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी की जा सकती है, लेकिन सबसे पहला काम कि आपने इन दोनों की मदद से जाकर स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों पॉइंट से स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रैक्शन, द फर्स्ट पॉइंट इज -1 -2 4 एंड 1, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ रही है 0.6, मीन्स है 3/5। अच्छा, अब इन दोनों में से कोई सा एक पॉइंट चूज किया जा सकता है और हम लोग अपनी इक्वेशन को बना सकते हैं। बेस्ट अप्रोच जो हमारे पास मौजूद है ना, वो ये है कि आपने इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करना है और आपने देखना है कि रिक्वायर्ड आंसर किसके साथ आ रहा है। जहां पर ये इक्वेशन मीट कर देंगे इन पॉइंट्स पर, वो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। जैसा कि अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें, 3 इंटू
पॉजिटिव वैल्यू को पहले पुट कर लिया करें, पॉजिटिव पॉइंट को। अगर पॉजिटिव पॉइंट ही मना कर रहा है तो फिर हम और नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे, फिर नेगेटिव पॉइंट तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 × 4 -5 × 1, इसका आंसर देखिए हमारे पास आ रहा है 7। मीन्स दैट ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सेकंड पॉइंट से भी पूछें -1 एंड -2 को पुट करके, तो अब हम लोग x की जगह पे पुट कर देंगे -1 और y की जगह पे पुट कर देंगे -2 एंड द आंसर इज 7। मैच कर गया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके अलावा किसी और पॉइंट पर हमारे ये वाले पॉइंट्स सेटिस्फाई नहीं करते। अब जैसे हम लोगों ने स्लोप फाइंड किया था, तो हमारे पास स्लोप का आंसर आ रहा था 3/5। तो हम लोग इक्वेशन भी बना सकते थे कुछ इस तरह से कि अगर पॉइंट से स्लोप हम लोगों ने फाइंड कर लिया और उसके बाद इक्वेशन बनानी हो, तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 प्लस y1। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5, x माइनस x1। अब इन दोनों पॉइंट्स में से आप कोई सा भी एक पॉइंट चूज कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट को चूज करते हैं, 4 एंड 1। तो x1 की वैल्यू 4 प्लस y1 की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करना हो तो पहले 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी इक्वेशन के साथ, तो हम लिखेंगे 5y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 5 5 से कैंसिल होकर ये आंसर देगा 3x माइनस 4 3 आर 12 प्लस ये 5 इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो +5। तो हम इसे लिखेंगे 5y इज इक्वल टू 3x माइनस 7 और 3x -5y और ये -7 दूसरी साइड पे जाएगा तो +7। रीअरेंज किया हम लोगों ने, 3x -5y इज इक्वल टू 7। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एंड आई होप कि आप सब बच्चों को इससे काफ़ी सारा बेनिफिट हुआ होगा, आपको आइडिया हो गया होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम और इक्वेशंस वगैरह को हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।